Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 14, chapter number 16 of second year biology, and it is about human joints and bone repair. We will discuss page number 34 to 35 and 37. So today's lecture points, we will discuss what are joints, classification of joints on the basis of movements, in which we will discuss immovable joints, slightly movable joints, freely movable joints. Then we will discuss classification of joints on the basis of structure, in which we will discuss fibrous joints, cartilaginous joints, synovial joints, and synovial joints will be further divided into hinge joints and ball and socket joint. Then we will discuss repair of broken bone, and lastly we will go through some questions. So what are joints? Joint basically it is the point of attachment of two bones. जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं वहाँ पे जॉइंट बनता है. जॉइंट स्केलेटन्स को ना सिर्फ सहारा देते हैं बल्कि उनकी मोबिलिटी में, उनकी स्ट्रेंथनिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. Joints are basically classified on the basis of movement they allow, and on the basis of movement they allow, they will be divided into immovable joints, slightly movable joints, and freely movable joints. इमूवेबल जॉइंट की तरफ आ जाते हैं. इमूवेबल जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट का भी नाम दिया जाता है. ये नाम से ज़ाहिर है कि ये वो जॉइंट्स हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में, और ज़्यादातर ये जॉइंट्स हमेशा टफ फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं. और ये वो जॉइंट्स हैं जो स्कल में नज़र आते हैं. आपको डायग्राम में स्कल नज़र आ रही होगी. स्कल्स में भी पार्ट्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट्स कहलाते हैं. Slightly movable joints क्या हैं? Slightly movable joint is an articulation between bones in which motion is limited due to either fibrous tissue or cartilage. इसमें भी fibrous tissues या cartilage मौजूद हैं, और ये joints vertebrae के दरमियान देखे जा सकते हैं, और ये बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं. थोड़ी बहुत मूवमेंट इनमें पॉसिबल है, जैसे वर्टिब्री जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से आपस में कनेक्टेड हैं उनमें भी ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं. लास्ट कैटेगरी है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की. इनको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है. दे अलाउ लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट्स. आर्टिकुलर सर्फेसेज आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज. आपने पहले भी लेक्चर में सुना होगा. हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली जॉइंट्स पर मौजूद होती है, और साइनोवियल जॉइंट्स की जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होगी, और दे हैव जॉइंट कैविटी. जैसे हमने पहले दो जॉइंट्स पढ़े हैं उनमें कैविटी नहीं होती, जबकि सिर्फ यही एक जॉइंट मौजूद हैं जिनके अंदर कैविटी मौजूद है. इनको साइनोवियल जॉइंट्स का भी नाम दिया जाता है. हमारी बॉडी में ज़्यादातर जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स ही हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. पहले हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, और अब हम जॉइंट की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बेस पर देखें तो हमारे पास तीन टाइप के ही जॉइंट्स आएंगे. फाइब्रस जॉइंट्स जो इमूवेबल जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट्स भी होते हैं. कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो सेमी मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो कार्टिलेजिनियस भी हैं क्योंकि उनके अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है. और साइनोवियल जॉइंट्स को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं. तो ये तीन कैटेगरीज हैं, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Fibrous joints, these joints are held together by short collagen fibers embedded in a connective tissue, and fibrous joints are called fixed or immovable joints because they do not move. एग्जाम्पल की बात करें तो स्कल में जो जॉइंट्स हैं वो भी फाइब्रस हैं, और जो टीथ को जॉस के साथ जोड़ते हैं वो भी फाइब्रस जॉइंट्स हैं. आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा एक स्कल में ये मौजूद हैं, और जो सेकंड डायग्राम है उसमें गॉम्फिसिस जॉइंट दिखाई दे रहे हैं. ये जॉइंट फाइब्रस जॉइंट्स ही कहलाते हैं जो टूथ को मैंडिबल के साथ अटैच रखते हैं. Cartilaginous joints are connected entirely by cartilage, that may be fibrocartilage or hyaline, and they allow more movement between bones than fibrous joints but less than highly mobile synovial joints. Example include joints between vertebrae and where two coxal bones meet in front of pelvis.
तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में कार्टिलेज मौजूद होती है और इसमें फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज दोनों हो सकती हैं। और ये जॉइंट्स फाइब्रस जो हमने पहले जॉइंट्स पढ़े हैं फाइब्रस जॉइंट्स उनसे ज़्यादा मूव करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट्स से कम, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये जॉइंट्स नज़र आ सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो मौजूद होती है बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अलावा सिम्फिसिस वो जॉइंट है जो टू कॉक्सल बोन जो हिप बोन्स कहलाती हैं उनकी जॉइनिंग से जो जॉइंट बनता है इन फ्रंट ऑफ पेल्विस वो सिम्फिसिस कहलाता है और ये भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट्स की तरफ हम आ जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जिनके अंदर कैविटी है और ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड है, जिसकी वजह से जो दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। और ये जो जॉइंट है ये सराउंड किया जाता है बाय फाइब्रस कैप्सूल से। फाइब्रस कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन दोनों मिलके आर्टिकुलर कैप्सूल बना रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और इन दोनों ने इस कैविटी को पूरा कवर किया होता है। कुछ पार्ट्स जो हैं वो कैप्सूल के वो लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, फर्दर उन बोन्स की होल्डिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम साइनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स can be divided into two hinge joints and ball and socket joints. And first of all we will discuss hinge joints, the joint that allow the movement in two directions. These are at elbow and knee. At these joints pair of muscles are arranged in same plane as that of joints. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, दो मसल्स बाइसेप्स और ट्राइसेप ये दोनों सेम प्लेन पर, एक ही प्लेन पर पैरेलल एक दूसरे के अरेंज हुए हुए हैं। और हर मसल का एक एंड जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है वो ओरिजिन कहलाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ओरिजिन ऑफ बाइसेप ट्रैकिया, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर मसल्स के टॉपिक में। यहाँ पर जस्ट आपको ये क्लियर करना है कि मसल का जो एक एंड है वो ओरिजिन है, वो शोल्डर की बोन के साथ अटैच्ड है जो इमूवेबल है, और उसका जो दूसरा एंड इंसर्शन है वो दूसरे एंड पर जॉइंट बना रहा है और अटैच हुआ हुआ है, जॉइंट की दूसरी साइड पे अटैच हुआ हुआ है और मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है, जिससे मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरीके से हिंज जॉइंट जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पर। The joint that allow the movement in several directions. Such joints have at least two pair of muscles present perpendicular to each other. They provide maximum flexibility. Hip joint and shoulder joints are the example of ball and socket joint. तो इन joints को ball and socket joint क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक बोन एक्ट करती है एज ए बॉल और दूसरी बोन सॉकेट के तौर पे एक्ट करती है। जैसा कि आपको ये एक हिप जॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे हिप सॉकेट बना रही है, होल बना रही है, एसिटाब्यूलम जिसे कहते हैं, और फीमोरल जो बोन है उसका जो हेड है वो बॉल के तौर पे एक्ट करता है और बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का नाम दिया जाता है। तो जैसे बॉल्स एक सॉकेट में जाकर वो सेवरल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, सेम इज़ द केस विद दिस। बोन जो फीमर है, जो थाई बोन है, इस वो हिप सॉकेट के अंदर इंसर्ट इस तरीके से हुई भी होती है कि हम अपनी लेग को हर सेवरल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मसल्स की बात की जाए तो मसल्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे नीचे आपको सेकंड डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर शोल्डर की बोन की एग्जांपल दी हुई है। आपको दो मसल्स नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के और दोनों 90 डिग्री पर अरेंज हैं, एक ऊपर की साइड पर और एक नीचे की साइड पर एल शेप में। तो ये इन्वर्टेड एल बना रहे हैं, तो ये जो शेप होती है ये परपेंडिकुलर है और मसल्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में होती हैं, जबकि इसके बरक्स हिंज जॉइंट में मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, और सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ बोन ब्रेकेज। डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन मे ब्रेक, and during youth most fractures result from trauma that may twist
or break the bones such as sports injuries, automobile accidents, falls, and in old age bones become thin and weak and hence fractures occur more frequently. तो बोन ब्रेकेज के दो ही रीज़न हैं. अगर यूथ में ज़्यादातर बोन ब्रेकेज के जो कॉजेज़ हैं वो उनके स्पोर्ट्स के दौरान जो इंजरीज़ हो जाती हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स या गिरने से कोई इंजरी हो जाती है. और अगर ओल्ड एज की बात करें तो बोन्स आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होती रहती हैं, थिन होती जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स ज़्यादा हो सकती हैं. फ्रैक्चर ऑफ बोन की तरफ हम आते हैं. इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन वेयर द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज़ ब्रोकन and it is treated by reduction, and reduction is the restoration of bone to its initial position. तो बेसिकली बोन का जो तसलसल है वो टूट जाने से हम इस कंडीशन को फ्रैक्चर का नाम देते हैं. और इसको ट्रीटमेंट जो इसकी ट्रीटमेंट है वो रिडक्शन है, और रिडक्शन में उस बोन को वापस इनिशियल उसकी असली हालत में लाना रिडक्शन कहलाता है. रिडक्शन दो तरह की होती है, एक ओपन रिडक्शन और एक क्लोज रिडक्शन. ओपन रिडक्शन इज़ वेयर द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट आर एक्सपोज सर्जिकली बाय डिसेक्टिंग द टिश्यूज़. इसमें हम बाकायदा ऑपरेशन किया जाता है और उसे एक्सपोज किया जाता है फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर्ड पार्ट्स को. और जबकि क्लोज रिडक्शन इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ बोन फ्रेगमेंट विदाउट सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ फ्रेगमेंट्स. तो क्लोज रिडक्शन में बग़ैर किसी सर्जरी के बाहर से ही जो ब्रोकन बोन है उसको वापस अपनी जगह पर रीस्टोर किया जाता है. नेक्स्ट, कास्ट और ट्रैक्शन ऑफ ब्रोकन बोन. आफ्टर ब्रोकन बोन इज़ रिड्यूस इट इज़ इमोबिलाइज्ड बाय अ कास्ट और बाय ट्रैक्शन टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन. कास्ट और ट्रैक्शन दो डिफरेंट है. कास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ब्रोकन बोन को, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा. और ट्रैक्शन में किसी भी वेट, रोप्स या पुली से उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो सके. हीलिंग टाइम 8 to 12 वीक्स भी है, लेकिन अगर लार्ज वेट बेयरिंग बोन्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि एज क्या है पेशेंट की. अगर ज़्यादा एज है तो बोन की रिपेयरिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है ड्यू टू द पुअर ब्लड सर्कुलेशन. रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हम सिंपल फ्रैक्चर की रिपेयरिंग प्रोसेस देखने जा रहे हैं और ये 4 फेजेस में कंप्लीट होती है. हीमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड रिमोडलिंग. सबसे पहला स्टेप बोन की ब्रेकेज में वो हीमाटोमा फॉर्मेशन है. जैसे ही बोन ब्रेक करती है तो ब्लड वेसल्स उसके अंदर और जो उसके सराउंडिंग में है वो ब्रेक कर जाती हैं और इसको हम कहते हैं हैमरेज. इसके नतीजे में हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है. हीमाटोमा बेसिकली क्या है, इसमें एक क्लॉटेड ब्लड बन जाता है. ब्लड जो है वो पूरा एक मैस, एक खून का एक लोथड़ा बन जाता है फ्रैक्चर साइड पर, और जिसकी वजह से जो करीब के सेल्स हैं उनको जो फूड है उसकी सप्लाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट होल जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाता है और पेनफुल हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, और ये 3 से 4 वीक्स लगते हैं इसको बनने के लिए. और इस दौरान बेसिकली होता क्या है, जो कैपिलरीज़ नई कैपिलरीज़ बनना शुरू हो जाती हैं हीमाटोमा में, और जितना भी डेब्रिस जो सेल रेड ब्लड सेल्स का था उसको क्लियर किया जाता है. और उसके साथ ही बोन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट उस जगह पे माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं. फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स बनाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, और इस तरीके से सबसे पहले जो बोन जिस फॉर्म में बनती है वो सॉफ्ट कैलस होते हैं. इसी वजह से इस स्टेप को सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है. Next is the bony callus formation. Osteoblasts and osteoclasts continuously to migrate inward, multiply rapidly and gradually convert the soft callus into bony callus, and its formation begins 3 to 4 weeks after injury and continues until a firm bony union is formed within 2 to 3 months later. सो सॉफ्ट कैलस के बाद आहिस्ता आहिस्ता फर्दर सॉफ्ट कैलस को कन्वर्ट किया जा रहा होता है हार्ड कैलस में या बोनी कैलस में, और इसके लिए मज़ीद जो हैं वो 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं. और इस दौरान ऑस्टियोब्लास्ट भी फर्दर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट जो सॉफ्ट कैलस है उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं,
और क्योंकि जो कार्टिलेज है उसको कन्वर्ट करना है बोन्स में, तो इसके नतीजे में जो सॉफ्ट कैलस है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता जाता है बोनी कैलस में। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है रीमॉडलिंग का, और रीमॉडलिंग का स्टेप तकरीबन इंजरी के 6 हफ्ते बाद तक कंप्लीट होता है, और इस दौरान जो बोनी कैलस है वो कंप्लीट बन जाती है। और जो अगर इसको हम एक्सरे में देखें तो उस स्टार्ट में जो बोन होती है वो अनइवन होती है, क्योंकि उसके ऊपर डेपोजिशन जो हो रही होती है वो अनइवन होती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेस मटेरियल है उसको भी साफ़ किया जाता है, और जो फाइनल जो बिल्कुल ओरिजिनल शेप है बोन की वो दे दी जाती है, तो रिमॉडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है रीमॉडलिंग का, और रीमॉडलिंग का स्टेप तकरीबन इंजरी के 6 हफ्ते बाद तक कंप्लीट होता है, और इस दौरान जो बोनी कैलस है वो कंप्लीट बन जाती है। और जो अगर इसको हम एक्सरे में देखें तो उस स्टार्ट में जो बोन होती है वो अनइवन होती है, क्योंकि उसके ऊपर डेपोजिशन जो हो रही होती है वो अनइवन होती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेस मटेरियल है उसको भी साफ़ किया जाता है, और जो फाइनल जो बिल्कुल ओरिजिनल शेप है बोन की वो दे दी जाती है, तो रिमॉडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। Finally, there are some samples question. What are types of joints? Differentiate between hinge joints and synovial joints. What is cartilaginous joints? इसके अलावा और भी different joint की अलग से definitions आ सकती हैं. What is synovial joints? इसी तरीके से long question भी आ सकता है. How does the healing process take place in fracture bone? इसके अलावा what is hematoma formation and what are the type of reduction? Okay, girls.